Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम आज पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले वाले लेक्चरों में हमने हीट लाइट के सभी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवाया, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी कवर करवा दिया है। आज हम देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को, और आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप फिजिक्स का एक और स्टेप कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हीट का यूनिट क्या होता है? देखिए, हीट एक टाइप का एनर्जी है, तो इसकी यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है। अच्छा, 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, मैं आपको अगर सिंपली समझाऊं कि मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, और कितने वाटर है आपके पास? तो आपके पास 1 ग्राम वाटर है, और इसकी जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए आप 27 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको हीट दिया, आपने इसको क्या दिया? तो आपने इसको हीट दिया, और अमाउंट ऑफ वाटर सेम रहा, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर 1 ग्राम ही रहा, और इसकी टेम्परेचर बदल गई और ये कितना हो गया? 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपने इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितना हीट दिया, तो आप कहेंगे मैंने 1 कैलोरी हीट दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेशन से क्लियर होता है कि 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, प्लीज़ नोट द कैलोरी ऑफ आवर बॉडी लेवल आर रियली किलो कैलोरीज। ये क्या कैलोरी नहीं है, किलो कैलोरी है, जिसको हम लोग कैलोरीज बोलते हैं। ठीक है। द हीट नेसेसरी टू राइज द 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें यही 1 ग्राम की जगह अगर मैं 1 kg ले लूँ, तो यहाँ पर जो कैलोरी है वो किलो कैलोरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से ख़त्म करते हैं और कवर करते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हीट। क्या है डेफिनेशन ऑफ हीट? हीट इज नेसेसरी, हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन द टेम्परेचर। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। किस बेसिस पे ट्रांसफर होता है? अगर दोनों की टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस हो। तो अगर कोई, मान लीजिए आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, तो मान लीजिए मैंने क्या बोला, बर्फ़ का टुकड़ा है, या फिर कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है, एक ठंडा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने किसी कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया किसी गर्म ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए ये हॉट ऑब्जेक्ट है। तो हीट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में हॉट से कोल्ड, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? क्या होता है इंटरनल एनर्जी? इसलिए इंटरनल एनर्जी को समझते हैं अच्छे से। द सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द ऑल द मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इट्स इंटरनल एनर्जी। मतलब एक किसी भी सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अगर सभी एनर्जी को अगर हम सम टोटल कर दें तो उसे कहेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब हर एक मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है और ये वाइब्रेट करते रहता है, और इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होता है जो ही टेम्परेचर के रूप में बाद में बाहर आता है। हीट क्या है? हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट क्यों ट्रांसफर होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर वजह से। ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। क्या है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि आइडियल गैस नॉर्मली जो भी गैस होते हैं वो रियल गैस होते हैं। आइडियल गैस, जो गैस PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को फॉलो करें उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है n ½mv²। ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, 3/2 nKT। ठीक है, ये भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, या फिर 3/2 nRT। इंटरनल एनर्जी को हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ से एक भी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना ले जाओगे। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। किसी भी एक मटेरियल के हीट को और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट हमें देना होगा उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और ये स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल होता है मास एंड द टेम्परेचर चेंज। मतलब स्पेसिफिक हीट डिपेंड करता है कि कितना मास है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, आयरन का रॉड, और इसका वजन है 10 kg, और इसको आपको बताना, और इसकी टेम्परेचर है मान लेता हूँ मैं 30 डिग्री सेल्सियस, और इसी रॉड को आपको हीट दे करके
32 डिग्री सेल्सियस करवाना है तो आपको जो हीट देना होगा, मान लेता हूँ आपको x हीट देना होगा, और एक मान लेता हूँ मैं एक बहुत बड़ा रॉड है आपके पास जिसका वजन है मान लेता हूँ 50 kg, और सेम 30 डिग्री सेल्सियस से आपको 32 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। तो आपको यहाँ हीट देना होगा, मैं मानता हूँ एक्स डैश। तो मैं कहूँगा कि जो एक्स डैश है वो एक्स से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो उसका वेट ज़्यादा है, इसलिए हीट भी हमें ज़्यादा देना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज़्यादा उसका स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा। और आपको कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है ये उस पर भी डिपेंड करना है। अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको हीट कम देना होगा, और आपको 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको हीट ज़्यादा देना होगा। ये सब आम बातें हैं, ये सब में मतलब कुछ खास जनरल बातें, बस आपको डीपली सोचना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हीट का एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, जो क्यू मतलब यहाँ पर होता है स्पेसिफिक हीट, और क्यू मतलब होता है हीट, सॉरी, और एम इज़ मास ऑफ द सब्सटेंस, एस सी इज़ स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए सी क्या है, द स्पेसिफिक हीट सी इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल सम वैल्यू ऑफ द लिस्टेड एट राइट। मतलब क्या, हर एक मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको, वो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है कितना, 0.22, ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल का दिया गया 0.58। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, और ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक यहाँ से एक सिंपली एक आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम आपके पास वाटर है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। आपको इस 100 ग्राम वाटर को फेस चेंज नहीं करना है, मतलब वेपर नहीं बनाना है, आपको इसे 100 ग्राम ही रहने देना है, और इसका जो टेम्परेचर उसको आपको बदल के कर देना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना हीट लगा होगा यहाँ पर, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से वाटर का स्पेसिफिक हीट यहाँ से निकाल सकते हैं, वाटर का स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, वो जो कि 1 होता है। तो Q इजिकल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर मैं बोलूँ कि वाटर का मास कितना है तो 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, और स्पेसिफिक हीट कितना है तो 1, टेम्परेचर कितना है चेंज 10। तो हीट कितना देना पड़ेगा हमें, 1 2 3 1000 कैलोरी पर ग्राम हमें हीट देना होगा। तो ये 1000 कैलोरी मतलब हमें हीट देना होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 30 से 40 तक पहुंच जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन के सीरीज में कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बातों को पढ़ा के आगे बढ़ता हूँ। अब आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक क्लोज सिस्टम क्या होता है पहले ये समझते हैं। नो मास इंटर और लीव बट द एनर्जी में एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट। अच्छा, क्लोज सिस्टम क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि डब्बा है, ये क्लोज है, इसमें अगर पानी रखा आपने तो ये पानी इसके अंदर रहेगा, ना पानी अंदर से बाहर से अंदर आ पाएगा और ना ही अंदर से बाहर जा पाएगा। मगर इसमें से हीट की आदान प्रदान हो सकती है। मतलब अगर आप इसको गर्म करो तो गर्म हो जाएगा, और ठंडा करो तो ठंडा हो जाएगा। ओपन सिस्टम क्या होता है, जहाँ से मास भी ट्रांसफर हो जाए और साथ ही साथ एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम है वेयर नो एनर्जी एनी फॉर्म आर ट्रांसफर, जहाँ से ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, और ना ही यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी आउट ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू एनर्जी इनटू अनदर पार्ट। मतलब एक पार्ट से जो एनर्जी आता है वही एनर्जी दूसरे पार्ट से चला आता है। इसको हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोला जाता है। अब लेटेंट हीट क्या होता है, जैसे कि हमने स्पेसिफिक हीट देखा था, स्पेसिफिक हीट में सिर्फ और सिर्फ हम वस्तुओं की टेम्परेचर को बढ़ाया करते थे, मगर लेटेंट हीट में हम क्या करेंगे, वस्तुओं की फेज़ को चेंज कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, अब आप कितना हीट दो कि वाटर जो है वो वाटर वेपर गैस बन जाए, वाटर वेपर बन जाए। तो फेज चेंज करने के लिए हम जो हीट देते हैं उसे कहते हैं लेटेंट हीट, और इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अ मटेरियल टू चेंज फेज चेंज करने के लिए जो हीट देना होगा उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। इवन थ्रू द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, मगर टेम्परेचर अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर वेपर भी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आप समझ पाओगे। यहाँ से अगर ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तो यहाँ क्या बताया गया है, मैं कलर को चेंज करके यहाँ समझाता हूँ आपको। पहले देखिए -40 डिग्री सेल्सियस में एक आइस है, फिर हमने क्या किया, उससे हीट दिया, हीट देते देते उसे कहाँ तक पहुँचा दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ये आइस ही है, यहाँ पर भी क्या है, ये आइस है,
और यहाँ पर भी क्या है, ये आइस है। तो यहाँ पर हमने फेज़ को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया। तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। अब हमने क्या किया, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस आइस का है और ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का है, क्योंकि टेम्परेचर देख पा रहे हो आप 0 डिग्री सेल्सियस और ये क्या है, ये वाटर है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर सिर्फ फेज़ को चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड बना दिया, मगर टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर जो हीट हमने दिया वो कौन सा हीट दिया, लेटेंट हीट दिया। फिर यहाँ पर आप देखिए फेज़ चेंज नहीं हो रहा है बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। फिर यहाँ पर फेज़ चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जहाँ भी फेज़ में चेंज होगा वहाँ पर लेटेंट हीट यूज़ करेंगे। जहाँ सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आएगा, फेज़ में चेंज नहीं आएगा, वहाँ स्पेसिफिक हीट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि मतलब 1 kg वो बर्फ़ को 1 किलो सॉलिड आइस को हम लिक्विड में अगर चेंज करेंगे तो उसे कहेंगे फ्यूज़न। मतलब सॉलिड जो है वो क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूज़न। तो चूंकि ये फेस चेंज हो रहा है इसलिए लेटेंट हीट, और ये फ्यूज़ हो रहा है इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ मटेरियल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मैं वाटर के लिए लेकर चल रहा हूँ, नॉर्मली किसी मटेरियल के लिए हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, 1 किलोग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मटेरियल के लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट देना होगा उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझ सकते हैं और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आपको ये सभी कभी याद नहीं करने होते, ये अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में तो आपको मेनली ये सब गिवन रहते हैं क्वेश्चन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द फेज चेंज डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ द मास एंड द लेटेंट हीट। मैंने क्या बोला कि कितना मास है उस पर और लेटेंट हीट पे भी ये डिपेंड करेगा। जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 540 कैलोरी होता है वो, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 80 कैलोरी। तो ये अलग अलग लेटेंट हीट है जो हम यूज़ में लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, मान लीजिए ये क्या है, ये 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर। ठीक है, अब इसकी जो इसको मैं अभी बर्फ मानता हूँ, मतलब मैं इसको अभी सॉलिड मानता हूँ। ये 1 ग्राम वाटर है, क्या है, तो सॉलिड है, 1 ग्राम वाटर सॉलिड। तो ये आइस है, 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम ये क्या है, ये आइस है। और 1 ग्राम आइस का जो टेम्परेचर वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसे हीट दूंगा, मैं इसे क्या दूंगा, हीट दूंगा। तो पहले ये 1 ग्राम वाटर में चेंज होगा, ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम वाटर बन जाएगा। और इसकी जो टेम्परेचर होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगी। तो अभी हमने जो हीट दिया वो क्या दिया, Q इजिकल टू mc∆T, हमने ये दिया। सॉरी, हमने इसका सिर्फ फेज चेंज किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो हमने क्या दिया, ml दिया। तो हमने यहाँ पर लेटेंट हीट दिया। ठीक है, फिर मैं इसको अगर हीट दूंगा तो अब ये 1 ग्राम वाटर जो है वो बॉईल होगा, और 1 ग्राम वाटर ही रहेगा, 1 ग्राम वाटर ही रहेगा, बट 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमने हीट दिया वो कौन सा हीट दिया, तो हमने यहाँ पर दिया स्पेसिफिक हीट, जो कि होगा mc∆T। ठीक है, इन सभी को हम चाहे तो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से एक बार हीट दूँ, अगर मैं इसको फिर से एक बार हीट दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 ग्राम वाटर गैस बन जाएगा। 1 ग्राम वाटर क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा, 1 ग्राम वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, और इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगी। तो यहाँ पर हमने फेज चेंज किया, तो यहाँ पर काम आएगा हमें लेटेंट हीट, Q इजिकल टू m/L। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हमने क्या किया, आइस से वाटर बांधते टाइम फेज को चेंज किया, फिर वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस से हमने उसको गर्म किया, और कहाँ ले गया उसे हम कहाँ ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस में ले गए। फिर वहाँ से हमने उससे 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ ले गया, वेपर में ले गए। तो कहाँ पर लेटेंट हीट यूज़ करना है, कहाँ पर स्पेसिफिक हीट, आपको इसका आइडिया हो चुका होगा, और आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 540 कैलोरी बोला ना। तो Q कितना होगा, 1 ग्राम के मास के लिए 1 और 540 कैलोरी। तो आसानी से हमारा निकल गया, कितना हीट देना पड़ा मुझे, 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट देना पड़ा, सिंपल। तो इस तरह से मैं इसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि मैं क्वेश्चन सीरीज वाले
वीडियो में ज़रूर करवाऊँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो करके प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, तो अभी जा करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फिजिक्स के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप फिजिक्स को अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर पाए, जो कि यूट्यूब में बहुत कम अवेलेबल है। चलिए, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज रिलेवेंट फॉर द वेपराइजेशन एज वेल एज बॉइलिंग। ठीक है, दोनों के लिए रिलेवेंट होता है। द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर राइजिंग स्लाइटली एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज। हीट ऑफ वेपराइजेशन धीरे धीरे बढ़ता है जैसे टेम्परेचर क्या होता है, कमता है। वन मोलिकुल वन on a molecular level, the heat added during a change of state does not go increase in kinetic energy of the individual molecule, but rather to break the close bond between them to next phase। मतलब जो हम एक मॉलिक्यूल को जब गैस से किसी फेज को चेंज करते हैं, मान लीजिए गैस को मान लीजिए वाटर लिक्विड को गैस में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हीट देते हैं उससे वाटर के बीच का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होता है और उससे वो गैस बन के ऊपर में आसानी से उड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हीट ट्रांसफ़र अलग अलग फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कंडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे कन्वेक्शन और फिर पढ़ेंगे रेडिएशन। तो हीट कंडक्शन कैन बी विजुलाइज एज अकरिंग थ्रू द मोलिकुलर कोल्यूशन। हीट का कैसे होता है ये देखिए, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इन गिवन एरिया। मान लीजिए एक हॉटर ऑब्जेक्ट है, ये एक कूलर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है। तो T2 से T1 की तरफ, T1 से T2 की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट का फ्लो होगा। और ये जो हीट कितना ट्रांसफ़र होगा, कितना फ्लो होगा, उसको हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और बात, कंडक्शन के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट को टच करवाना होगा, एक दूसरे के संपर्क में लाना होगा, तभी कंडक्शन होगा, वरना कंडक्शन नहीं होगा। अब चले आते हैं कंडक्शन में थोड़ी और डिटेल में चले आते हैं। द कांस्टेंट के इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर जब आपको कांस्टेंट दिख रहा है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। मटेरियल विथ लार्ज के आर कॉल कंडक्टर, दोज विथ स्मॉल के आर कॉल इंसुलेटर। मतलब जो मटेरियल का के का वैल्यू ज़्यादा होगा उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे, और जिस मटेरियल का के का वैल्यू कम होगा उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाएगा आसानी से। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन के लिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी का टच होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि हवा का चलना, वो क्या है, कन्वेक्शन है। क्योंकि हवा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, ऑल्दो वो पॉइंट एक दूसरे के टच में नहीं होते, फिर भी हवा बह जाता है, वो क्या है, कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन अकर व्हेन द हीट फ्लो बाय द मास, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ही उड़ के चला जाएगा। मूवमेंट द मोलिकुलर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इट मे बी नेचुरल और फोर्स्ड। ये नेचुरली हो सकता है और हमने फोर्स करके भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बोथ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। ये क्या है, कन्वेक्शन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, और नॉर्मली हॉटर ऑब्जेक्ट हो, मतलब जहाँ गर्म वाले जगह होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये मान लीजिए समुद्र है। समुद्र के किनारे में क्या होता है, दिन के टाइम में ये लैंड है, ये पानी है। दिन के टाइम में जब सनलाइट होता है तो पानी उतना ज़्यादा अच्छा हीट एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, लैंड ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लैंड गर्म होने की वजह से यहाँ से जो भी हवा है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो हल्की होकर के ऊपर की ओर उठने लगती है। तो इस जगह को खाली यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस वैक्यूम को कम फिल करने के लिए समुद्र से बह के हवा इधर चली आती है, तो हमें सी ब्रिज का आनंद आता है, हम लोग हवा को महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह से कन्वेक्शन होता है समुद्र के किनारे। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जैसे कि बीच में हवा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस डायरेक्टली हीट का और एनर्जी का फ्लो हो जाता है। जैसे कि सनलाइट से रेडिएशन के फॉर्म में हमारे अर्थ तक एनर्जी का आना और हीट का आना। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इज इन आवर सन, मैंने अभी बोला आपको, विच इज़ रेडिएट एट टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 4000 केल्विन के हीट से वो मतलब टेम्परेचर को भेजता रहता है। इफ़ यू आर सिटिंग इन ए प्लेस दैट इज़ टू कोल्ड, योर बॉडी रेडिएट मोर हीट देन इट कैन प्रोड्यूस। मतलब कि अगर हम बहुत ठंडी जगह में कहीं पर बैठे हैं तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा। यू विल स्टार्ट सीवरिंग, हम क्या करेंगे, कांपना स्टार्ट कर देंगे। और मेटाबॉलिक रेट विल इंक्रीज अनलेस यू पुट ऑन वार्म क्लोथिंग। जब तक आप गर्म कपड़ा डालते हो तब तक ये होता रहेगा, ये नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हीट को ख़त्म किया। हीट एक यूनिट है, हीट की कोई एक टेम्परेचर नहीं है, सॉरी हीट एक यूनिट है, कोई एक चैप्टर नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा जाए तो हीट का एक बेसिक पार्ट को ख़त्म किया। अभी हीट का एक और पार्ट है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को। तो
तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीज़ों को हमें बेसिक बातों को पहले पढ़ना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या बोला गया, थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम स्टेट, प्रोसेस, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डील विद द ट्रांसफर और द एक्शंस डायनेमिक ऑफ हीट, मतलब हीट के डायनेमिक्स को लेकर के हम समझेंगे। हीट के स्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। द स्टडी ग्रो आउट द एफर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंजन दैट कुड बी कन्वर्ट हीट टू मैकेनिकल वर्क, और इसी की वजह से हमने एक ऐसा इंजन को हम बना पाए जिसमें क्या होता है, हीट से हम मैकेनिकल वर्क को करवा पाते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ चलती है वो क्या होता है, वो पेट्रोल को बर्न करके हीट को लेती है और उससे मैकेनिकल वर्क इंजन को घुमा करके हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनक्लोज बाय बाउंड्री और सरफेस, मतलब एक कोई बाउंड्री से अंदर में जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है इसको बोलेंगे सिस्टम। ये क्या है, ये सिस्टम है, और इसे छोड़ के ये है सिस्टम, और इसे छोड़ के चारों ओर जो भी है वो है सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के हम कहते हैं यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को मैं मिला दूं तो क्या कहेंगे हम, यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स। एग्जाम्पल, रियल बाउंड्री सच इज द गैस कंटेन इन अ पिस्टन सिलेंडर ऑफ इंजन। तो ये एग्जाम्पल था उसका। एंड इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है, जैसे कि क्यूबिक में एक रूम को हम लोग मान सकते हैं ये भी एक सिस्टम है। अच्छा, फिर बोला गया थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम, जहाँ से कोई हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा और कोई मैटर भी ट्रांसफर नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हीट रिजर्वर क्या होता है, सिस्टम विथ अनलिमिटेड हीट कैपेसिटी सो दैट द एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट कॉज नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसकी हीट कैपेसिटी अनलिमिटेड हो। इससे क्या होगा, वहाँ पर एडिशन करो या नॉर्मल करो, हीट एडिशन करो या फिर रिमूवल करो हीट का, वहाँ से कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, उसको हम लोग कहते हैं हीट रिजर्वियर कहते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, द कन्वेंशन वी आर यूजिंग फॉर वर्क आर नॉट द सेम एज आवर टेक्स्ट बुक यूज़, मतलब क्या है कि हम लोग जो टेक्स्ट बुक में जो वर्क को यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ जो वर्क यूज़ करेंगे कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के लिए बात कर रही है, प्लस और माइनस का, वो टेक्स्ट बुक की तरह मैच कर भी सकता है किसी से नहीं भी कर सकता है। दे आर कन्वेंशन अलाइन विद द जो भी हमारे एग्ज़ाम्स है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है जो कि हमारे काम का नहीं है, ठीक है चलिए। तो कन्वेंशन हम उसी तरह से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये समझिए यहाँ पर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग हीट से वर्क करवा सकते हैं, ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पर जो क्यू है वो हीट बताता है, जो चेंज इन यू है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और डब्ल्यू जो है वो वर्क है। तो यहाँ बोला जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें हीट दिया क्यू फॉर्म में, तो इस ऑब्जेक्ट ने, इस मशीन ने कुछ वर्क कर दिया, और मान लीजिए आपने 100 जूल एनर्जी दिया और इसने 80 जूल का वर्क किया, और 20 जूल ये खा गया। किस फॉर्म में खाया, अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर लिया, अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया। तो इसने क्या किया, आपने 100 जूल का हीट दिया, इसने 80 जूल का वर्क किया, और 20 जूल को इसने यूज़ कर लिया अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो इस इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 80%, क्योंकि 100 में से 80% चीज़ों का इसने काम लगा लिया। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है कि क्यू जो आपने दिया, आपने जो क्यू दिया उससे कुछ वर्क हुआ, प्लस उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। तो हमने क्या किया, तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, अगर आप इसको फिर अगर आप तो सुधारोगे तो चेंज इंटरनल एनर्जी को यहीं रहने देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, जो कि देखिए मेरा फॉर्मूला इनके फॉर्मूले से थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन अलग टाइप से यूज़ किया, मैंने एकदम बेसिक साइन कन्वेंशन को यूज़ किया जो कि बुक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो आप चाहो तो इस वाले साइन कन्वेंशन को भी यूज़ कर सकते हो जो कि बुक में यूज़ किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप इसी वाले साइन कन्वेंशन को यूज़ कीजिए कि चेंज इन इंटरनल। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ से ऐसे यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्लस क्यू मतलब हीट को ऐड किया गया है, माइनस क्यू मतलब हीट को रिमूव किया गया है, प्लस डब्ल्यू मतलब हीट हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया, और माइनस डब्ल्यू मतलब ऑब्जेक्ट ने काम किया। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा ये डब्ल्यू कैसा होगा, माइनस या प्लस। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये डब्ल्यू माइनस होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, मैंने उस पर काम नहीं किया, जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग माइनस डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन देखता हूँ, थोड़ा इजी सा लग रहा है मुझे। गैस कैप इन ए सिलेंडर दैट कैन बी कंप्रेस्ड बाय पुशिंग डाउन द पिस्टन, यू एडेड
2500 जूल हीट, तो हीट को ऐड किया, तो इन लोगों ने क्या किया, देखिए हीट जब ऐड होता है तो प्लस क्यू, तो हमें ये जो हीट है उसको प्लस 2500 जूल लेना होगा। ठीक है सिस्टम, एंड यू पुश द पिस्टन डाउन 1 मीटर डाउन तो कांस्टेंट फोर्स, इतना का फोर्स लगाया हमने। व्हाट इज़ द चेंज इन द गैस का एनर्जी में कितना चेंज आया। तो देखिए पहले हमें फॉर्मूला क्या पता है कि चेंज इन, मैं ऊपर वाले इस फॉर्मूले से करता हूँ, इनके फॉर्मूले से, ताकि क्या होगा कि हमारा आंसर सही आएगा। इससे करेंगे तो भी आ जाएगा, मगर बस नेगेटिव में आएगा और कुछ नहीं, बाकी सब सेम आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ऊपर वाला फॉर्मूला था, और हमें पूछा क्या गया, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है, और क्यू कितना है, क्यू है 2500, मगर हमारा जो वर्क है वो वर्क हमारे पास नहीं है। तो वर्क कैसे निकालेंगे हम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स कितना है 1800 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो वर्क हमारा हो गया 1800। अब मैं यहाँ पर 1800 को यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, तो 2500 प्लस 1800 क्या होता है, तो ये होगा 4300, यहाँ पर हमारा आंसर देखिए 4300 आ गया है बुक वाले फॉर्मूले के हिसाब से। अगर मैं मेरे फॉर्मूले के हिसाब से करूँ तो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो चेंज इन इंटरनल इक्वल टू थोड़ा सा अलग आ जाएगा आंसर, जो कि मुझे करके कंफ्यूज नहीं करना है आपको, आप उसी फॉर्मूले से कीजिए जो फॉर्मूला में यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला गया इसमें, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, देयर में बी एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, मतलब हम हीट को एक्सचेंज करते हैं कहाँ से, सराउंडिंग से। अगर थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम में फिर भी, कंप्लीटली आइसोलेटेड मतलब क्या, ना वहाँ से मटेरियल एक्सचेंज होगा ना ही हीट एक्सचेंज होगा। हीट रिजर्वियर है तो हीट तो एक्सचेंज हो ही जाएगा, और नॉन जो वो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो हो चुका है, इसलिए तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे मैं अमेजिंग क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा हमारे क्वेश्चन सीरीज़ में भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और क्वेश्चन है, ऑन पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, द हीट ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन whose path is unknown, whose path is sorry known, हाँ सही बात है, unknown गलत बात है, for which the intermediate step is known equilibrium state, ये बात भी गलत ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन दिए हुए जो कि आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम लोग चले जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्या बोला गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ विच ए प्रोसेस कैन एक्चुअली और नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली टेक प्लेस, मतलब ये हमें डायरेक्शन बताएगा और किसी प्रोसेस का जो नेचुरली या फिर स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो सके। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड द इन द फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं। एक सेल्सियस स्टेटमेंट समझ सकते हैं और एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हीट बाय हिमसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। सही बात है, हीट खुद से खुद एक लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हाई टेम्परेचर में तो नहीं जा सकता है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया और फ्रिज का करवाया काम, है ना। अच्छा, केल्विन क्या बोला है, हीट नो हीट इंजन वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वन रिजर्वियर एंड कन्वर्ट इनटू कंप्लीट, मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मशीन बन ही नहीं सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, कि हमने जितना हीट लिया उतना ही वर्क कर दिया और रिजर्वियर से जितना उठाया उतना ही वर्क कर दिया। तो क्या होगा, हीट इंजन क्या क्या हो जाएगा, मतलब 100% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर इसके लिए एक हाइपोथेटिकल एक इंजन बनाया गया था जिसका नाम था कार्नोट साइकिल, जो कि थोड़ा सा आपका सिलेबस में है, तो मैं जरूर उस पर आऊँगा और उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। तो अब बातें करते हैं हम एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या है, देखिए, इन एनी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस दैट प्रोसीड फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम आइदर रिमेन्स अनचेंज और इंक्रीज, मतलब अगर कोई एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से शुरू हो रहा है, तो उसकी एंट्रोपी या तो सेम रहेगी या तो इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि हीट बनने से एंट्रोपी भी बढ़ जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ, थोड़ा इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एंट्रोपी क्या है, ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू बी हीट एंड टेम्परेचर। ये क्या है, मतलब कितना डिसऑर्डर हो रहा है कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का, हीट, उसको हम लोग एंट्रोपी से समझते हैं। एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स
quantity is it is a state variable, its value depend on the state not on the process by which is through मतलब ये जैसे मतलब एंट्रोपी डिपेंड करता है कि ये काम हुआ कैसे, ना कि किस रास्ते से हो रहा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस ये स्टेट पे डिपेंड करता है। द अदर स्टेट वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इंक्लूड्स द प्रेशर वॉल्यूम, ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन स्टेट वेरिएबल है और कौन कौन पाथ वेरिएबल है। तो आप कुछ स्टेट वेरिएबल का नाम याद रखिए, तो आपको पाथ वेरिएबल नाम याद रखना नहीं होगा। प्रेशर एक स्टेट वेरिएबल है, वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है। द अमाउंट ऑफ हीट क्यू एंड द वर्क डज नॉट स्टेट वेरिएबल, जो हीट है और वर्क है ये लोग स्टेट वेरिएबल नहीं होते। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग स्टेट वेरिएबल नहीं होते। दे वैल्यू डिपेंड ऑन द प्रोसेस, इसके वैल्यू पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये पाथ वेरिएबल होते हैं, ये स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं। एंट्रोपी इज रिलेटेड टू रैंडमनेस, कौन कितना रैंडमनेस है किस ऑब्जेक्ट में, उसको कहते हैं एंट्रोपी, ठीक है। चॉज और द डिसऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस चॉज एंड डिसऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एम्प्लाइज द इंक्रीज इन एंट्रोपी। अगर रैंडमनेस बढ़ जाता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। ऑल आइसोलेटेड सिस्टम टेंस टू टुवर्ड ए स्टेट ऑफ जनरेट डिसऑर्डर, जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम है वो एक मतलब डिसऑर्डर जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एक ग्लास फॉल ऑफ सेल्फ एंड ब्रेक टू पुट द ग्लास बैक टुगेदर एंड डिक्रीज द ग्लास एंट्रोपी सेम एज टू डू वर्क। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ये ग्लास अगर टूट जाए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गई, इसलिए इसको हम लोग दोबारा से कम नहीं कर सकते। या तो वो सेम रहेगा या फिर वो इंक्रीज कर उसको और ज़्यादा तोड़ सकते हैं, क्योंकि रैंडमनेस और एंट्रोपी बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो हम ग्लास को और ज़्यादा तोड़ सकते हैं, मगर उसे फिर से दोबारा वैसा ही नहीं बना सकते हैं। अब हम समझते हैं हीट इंजन क्या है और थर्मल पंप क्या है, जो कि अभी अभी एक साइंटिस्ट ने बोला कि एक ऐसा हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एनी साइक्लिक डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट टू वर्क। हीट इंजन वो इंजन है जो हीट लेकर के वर्क में उसको चेंज कर दे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? हीट इंजन कहते हैं। चलिए अब इसे मैं डिटेल में पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए एक हाई टेम्परेचर रिजर्वियर है और नीचे आप देखेंगे एक कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रिजर्वियर है। ये इंजन है बीच का, ये क्या करता है? ये ऊपर से हीट को लेता है, कुछ वर्क करता है उससे, और बाकी टेम्परेचर को लो रिजर्वियर में डाल देता है। इसी को हम कहते हैं बेसिक हीट इंजन। आपके सिलेबस में बस बेसिक बातें ही आपको मैथमेटिकली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं, तो मैं बेसिक बातों को ही करवा रहा हूँ। हीट एब्जॉर्व फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वियर डज नेट वर्क, और फिर क्या किया उन्होंने? नेट वर्क किया एंड एग्जॉस्ट हीट टू लो टेम्परेचर रिजर्वियर। उसने क्या किया? लो टेम्परेचर रिजर्वियर को हीट दे दिया। नोट द वाइड ऑफ द एरो, इस एरो को हमको समझना है और हमको इसे कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, इसको ग्राफ से बताया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया था कि हीट इंजन एंड थर्मल पंप क्या है? दिस इज साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोबार एंड 2 आइसो, देखिए आइसोबार, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, ये प्रोसेसेस आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको आपको करवा के ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा। बस हीट इंजन आप समझिए कि हीट जो हायर टेम्परेचर रिजर्वियर है वहाँ से लेकर के लोअर टेम्परेचर रिजर्वियर में हम देते हैं और साथ में वर्क करवा लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, निकोलस ओटो ने क्या किया था? ही यूज डिज़ाइन टू बिल्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल गैसोलीन इंजन को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी डिज़ाइंस को उन्होंने यूज़ किया था, जहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा हो पाए, बस उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया था। अब हीट इंजन के ऊपर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि जिसके फॉर्मूले कुछ ऐसे होंगे। इन फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे तो आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को भी इजीली बना ले जाओगे। तो अब हम क्या करते हैं? थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं हीट इंजन की, कि कैसे हम उसकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। देखिए, तो आपने जो वर्क किया और या फिर जो हीट दिया और वहाँ से कुछ वर्क हुआ और कुछ हीट यहाँ पर जमा हो गया, तो क्या बोला गया है एफिशिएंसी के लिए? क्या बोला गया है? देखिए वर्क क्या है? वर्क है कि हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट आया और कोल्ड में जो चला गया। मान लीजिए वर्क क्या है कि 100 जूल यहाँ से अगर आया हो और 20 जूल अगर जमा कर दिया गया हो तो 80 जूल वर्क था, मैंने आपको पहले बताया। ये वर्क है द थर्मल एफिशिएंसी पर साइकिल ऑफ हीट, ठीक है। अब जो एफिशिएंसी है उसको मैं ईटा से डिनोट करता हूँ, तो इन्होंने एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट कर दिया, कोई बात नहीं है। तो इस एफिशिएंसी क्या होता है कि मैंने आपको, आपका एफिशिएंसी कितना है? तो मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने 80 रुपये का काम किया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? आपकी एफिशिएंसी हो गई 8/10। अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? आपकी एफिशिएंसी हो गई
80%। तो इसीलिए इसका एफिशिएंसी निकालने का भी क्या तरीका है कि हमें जो आउटपुट मिला, हमें जो क्या मिला आउटपुट, और हमने जो इनपुट दिया उसको डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है एफिशिएंसी, कि मैंने आपको इनपुट दिया 100 रुपये का, आपने काम किया 80 रुपये का, तो इनपुट आउटपुट बाय इनपुट, यही क्या होता है एफिशिएंसी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आउटपुट बाय इनपुट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एफिशिएंसी कहते हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो गया, वर्क जो कि आउटपुट था, और इनपुट क्या था हमारा Q1 बोल सकते हैं। आप 1 दिया गया, क्या दिया गया देख लेता हूँ एक बार, क्यू इन बोल सकते हैं, क्यू इन बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमने डाला है इसलिए क्यू इन। तो ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चूँकि अभी मैंने आपको बताया कि W क्या है, तो क्यू इन माइनस क्यू आउट है, तो आप इसको भी याद रख लीजिए साथ में कि आप W को रिप्लेस कर दो क्यू इन माइनस क्यू आउट से बाई क्यू इन। तो आप चाहो तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और इसको एक और टाइप से मॉडिफाई करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन। तो ये सभी फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है, मेन फॉर्मूला जिसमें मैंने डबल टिक किया है, आपको ये याद रखना है। और आपको अगर बेसिक क्लास 10th का भी मैथमेटिक्स आता है तो आप इससे इसको निकाल सकते हो और इससे इसको निकाल सकते हो। सिंपल बातें हैं, जो कि कुछ खास बातें नहीं है यहाँ पर। अगर आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए कि आपको हीट इंजन का एफिशिएंसी दोबारा एक बार सुनना है, तो मैं एक छोटा सा लेक्चर अपलोड कर दूंगा हीट इंजन को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्नोट साइकिल एंड आइडियल हीट इंजन। मैंने क्या बोला था कि ऐसा कोई हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल इंजन बनाया जिसको आइडियल हीट इंजन बोला या फिर कार्नोट साइकिल बोला। फैक्ट क्या है, ड्यू टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनी साइक्लिक हीट इंजन मस्ट एग्जस्ट सम एनर्जी, हीट एनर्जी को इसको एग्जस्ट करना ही पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। नो रियल इंजन कैन बी 100% एफिशिएंसी, किसी भी रियल इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पॉसिबल, मतलब कितना मैक्सिमम फिर एफिशिएंसी पॉसिबल है। ठीक है, फिर स्टडी कार्नोट आए। कहानी है साल 1796 से 1832 की, जिसमें फ्रेंच इंजीनियर थे ये। स्टडी किया इन्होंने बहुत सारे बातों को, और क्या किया, एक द कार्नोट साइकिल बनाया। कार्नोट साइकिल क्या है, द आइडियल फॉर द हीट इंजन consist of 2 isothermal and 2 adiabatic प्रोसेस। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस को लेकर काम किया। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक क्या होता है आपको जानना नहीं है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बस इतना समझिए। हीट इज एब्जॉर्व ड्यूरिंग द आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में हीट को एब्जॉर्व किया गया और पिस्टन को एक्सपेंड किया गया, वॉल्यूम को एक्सपेंड किया गया। एग्जॉस्ट ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन में फिर इसको बाहर निकाल दिया गया। तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 100% मानी गई और देखा गया। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलाता है, एब्सोल्यूट जीरो हैज़ नेवर बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। एब्सोल्यूट जीरो दैट इज 0 केल्विन कभी भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। इफ इट वेयर दिस वुड बी इफेक्ट वायलेट द सेकेंड लॉ, रिड्यूसिंग द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिक्वायर द इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। अगर हमें किसी सिस्टम से 100% एफिशिएंसी का काम करवाना है तो हमें उसकी सिस्टम का क्या करना है, एंट्रोपी को बढ़ाना होगा। अगर सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ाना होगा तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है उसको हमें, सिस्टम का एंट्रोपी को कम करना होगा, तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी उसे हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इन ए क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट हैव कम क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो, लगभग वो 2 केल्विन 2 × 10⁻8 केल्विन तक चले आए थे, बट नेवर द रीच इट, मगर वो एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच पाए। और लास्ट है कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला, जो कि हीट इंजन के जैसा ही है। तो ये कार्नोट इंजन का क्या है, समरी है, इसमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना समझना है कि कार्नोट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, आपको जितना याद रखना है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डर ऑब्जेक्ट या कोल्डर पार्ट और बाय टेम्परेचर ऑफ हायर या हॉटर पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं। और यहीं पर देखिए कोल्डर बाय हॉटर को यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी को क्या हो जाएगा, 1 माइनस हीट ऑफ कोल्डर पार्ट बाय हीट ऑफ हॉटर पार्ट। तो बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तो आपका कार्नोट साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि
नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी में हीट इंजन से, कार्नोट इंजन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको हीट के बेसिक्स फंडामेंटल लेवल पे क्लियर होने से ही हो जाएगा। तो मैंने आपको इस लेक्चर में हीट के सभी बेसिक्स को फंडामेंटल लेवल पे क्लियर करवा दिया है। आने वाले लेक्चर्स में मैं लेके आऊँगा हीट के सभी क्वेश्चंस। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स का पूरा सिलेबस आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.